गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में लोग बातचीत करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपका जैसा कि आप जान रहे हैं खत्म हो गया था। बायोमोलिक्यूल में टोटल 6-7 लेक्चर में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। 4 मेन टॉपिक्स थे, सबके बारे में डिस्कशन हो गया। ए टू जेड सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सेम वही क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी में हमने आपको पढ़ाए। बहरहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो थ्योरी में क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ से केवल बस ये सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन हमसे पूछा कैसे जाएगा, यानी कि बोर्ड हमसे पुटअप कैसे करेगा क्वेश्चन, ये जानने को आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर कि आखिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम आज सीखने वाले हैं। यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं है, जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे थे उसी के आगे की बातचीत हमें डिस्कस करनी है। जैसे ये देखिए, यहाँ से हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन पर हम लोग बातचीत करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पहले सवाल पर आते हैं, जरा गौर करिएगा। पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्या आप नहीं जानते व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? पूछा गया मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आंसर हुआ कि जिसको हाइड्रोलाइज करने के बाद या हाइड्रोलिसिस के बाद नो सिंपलर यूनिट की कहानी बने। यानी अगर किसी में पानी डालते और कोई सिंपलर यूनिट में उसका ब्रेकडाउन नहीं होता, इसका मतलब वो खुद व खुद सिंपल है और वही मोनोसैकेराइड कहलाता है। यानी ऑन हाइड्रोलिसिस देयर विल बी नो मोनोसैकेराइड यूनिट्स नोन एज मोनोसैकेराइड, या नो फर्दर सिंपलर यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं जरा समझिएगा। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दो तरह के शुगर हमने आपको पढ़ाए थे। रिड्यूसिंग शुगर में एक बात हुई थी रिड्यूस करने की, रिड्यूस न करने की, क्या टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को जो रिड्यूस कर देता है। और एक केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है या नहीं। ये कहां पर हम लोगों ने पढ़ा था? डाइसैकेराइड के जस्ट बाद, और एक हम पढ़े थे सुक्रोज के अंतर्गत। ठीक है, ये दो बातें हो गई। थर्ड क्वेश्चन है कि राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है? आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है। प्लांट के फूड के रूप में भी यूज किया जाता है, स्टोरेज इसका स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में आपको क्लासीफाई करना है। आप जानते हैं कि अगर हम राइबोज की बात करें तो ये मोनोसैकेराइड है, और हमारा ये फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सभी मोनोसैकेराइड है। गैलेक्टोज किससे बना है? इसी से बना हुआ है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सभी क्या है? डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। 10.5 पे आ जाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? बहुत आसान सा सवाल है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? कहा गया कि जब दो कार्बोहाइड्रेट को आप ऑक्सीजन से जोड़ते थे, यानी कि आप ऑक्सीजन लिंकेज के अंतर्गत पढ़े थे, जब दो कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स को ऑक्सीजन से इंटरलिंक कर देते थे, कनेक्ट करते थे, तो उसी को हम क्या कहते थे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च? सही है, ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल स्टार्च को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो जो अपना एक्सेस फूड मटेरियल, एक्सेसिव ग्लूकोज को वह लीवर में क्या करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, वही तो ग्लाइकोजन है। स्टार्च से डिफरेंट कैसे? ये प्लांट का स्टोरेज पार्ट है और ये एनिमल का स्टोरेज पार्ट है। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज? कितना प्यारा सवाल है। सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करोगे, पानी मिलाओगे, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। लैक्टोज में क्या बनेगा? गैलेक्टोज और ग्लूकोज, यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज प्रोडक्ट बनेगा जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस की जाएगी। और इसकी सुक्रोज की करोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, ये बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं 10.8 के बाद, 10.8 में आइए, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज? बड़ा प्यारा सवाल है। स्टार्च में आपको याद होगा तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पढ़ते थे। एमाइलोज में C1C4 लिंकेज, एमाइलोपेक्टिन में C1C4 एंड C1C6 लिंकेज पढ़ते थे। ये तो हो गया इसकी कहानी। सेलुलोज में क्या होता था? सेलुलोज में आपने देखा था बीटा डी
बीटा डी ग्लूकोज लेते थे और आपस में उसको जोड़ते चले गए थे एक लॉन्ग चेन बना करके, तो सेलुलोज वैसे हो गया था। What happens when D glucose is treated with the following reagent? कितना प्यारा सवाल है। यानी कहा गया कि अगर ग्लूकोज का ट्रीटमेंट HI के साथ करोगे नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करोगे ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, HNO3 से ट्रीट करोगे सैकरिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे, एनुमरेट द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। यानी कि आपको बताना है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं हो पाती है। ठीक है, हमने जो रिएक्शंस पढ़े ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के ही पढ़े। अब हम कहते हैं इसके और आगे चलते हैं, तो अगली बात क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, गिव टू एग्जांपल्स। हाँ, क्या दिक्कत है, इसेंशियल मतलब जिसकी हमें जरूरत है, तो जिसकी जरूरत है वो हम डाइट के थ्रू बाहर से इनटेक करते हैं, और जिसकी जरूरत नहीं वो हमारे बॉडी में खुद प्रिपेयर होती है। तो जिसकी जरूरत नहीं वो नॉन इसेंशियल कहलाएगी, जिसको हम बाहर से इनटेक करते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है। अब चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन, पेप्टाइड लिंकेज, CONH बॉन्डिंग। यानी जब हम एमिनो एसिड को आपस में कनेक्ट करते हैं CONH बॉन्ड से तो उसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि एमिनो एसिड से क्या होते हैं, एक सीधी लाइन में प्रेजेंट होते हैं। डीनेचुरेशन, यानी जब pH बढ़ जाए प्रोटीन का या उसके टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं तो प्रोटीन का जो ग्लोब्यूल है वो टूट जाता है और ये सिंपलर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। 12 तक हो गया ना, 13 नंबर पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आए, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के दो टाइप बताए गए थे, अल्फा हेलिक्स फॉर्म और बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, ये दो फॉर्म इसके पड़े हुए थे। ठीक है, अच्छी बात है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कौन सी बॉन्डिंग होती है, कहते हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड नहीं होती। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर में क्या होता है कि अमीनो एसिड की जो लॉन्ग चेन बनती है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पैरेलल होती है, रन पैरेलल विथ ईच अदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से कनेक्टेड होती हैं। और जो ग्लोबुलर होती है उसमें ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और ग्लोब्यूल्स कनेक्टेड इसलिए होते हैं या ग्लोब्यूल्स अपने उस फॉर्म में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां भी प्रेजेंट होती है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड, देखिए कितना प्यारा सवाल है, जो जो बताया वही लिखा है एनसीईआरटी में। कहा गया एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि जो एमिनो एसिड होता है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो एम्फोटेरिक नेचर का पाया जाता है और ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करने की क्षमता रखता है। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी रिएक्शन के रेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का पूरा दारोमदार इन्हीं एंजाइम्स पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उस पर डीनेचुरेशन का प्रभाव क्या पड़ता है। यानी जब डीनेचुरेशन होता है तो प्रोटीन का जो ग्लोब्यूल होता है वो ब्रेक हो जाता है और प्रोटीन सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी प्रोटीन डायरेक्ट, सिंपली या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये है हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड, नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कहा यह गया कि अब आपको बताया गया कि विटामिन्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, तो विटामिन्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, तो कहा गया दो पार्ट में, एक फैट सोल्यूबल एक वाटर सोल्यूबल। कहा गया वो कौन से विटामिन है जो कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप देखिए वो चार्ट बनवाया था आपको, एक चार्ट बना है ना विटामिन का, उसमें लास्ट वाली विटामिन कोगुलेशन के लिए। 20 नंबर पे आइए, वाई आर विटामिन ए एंड विटामिन सी इसेंशियल टू अस, गिव देयर इंपॉर्टेंट सोर्सेज। अब इसमें कुछ बताना नहीं, विटामिन ए विटामिन सी हमारे लिए जरूरी क्यों है और इसका सोर्स बताना है, तो उसी चार्ट में लिखा है सोर्स हम इसे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, और हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इसकी कमी हो जाने से हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, और हम ये भी जानते हैं अगर ज़्यादा होगा तो भी बीमारी हो जाएगी, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्सिबल इसेंशियल की बात बताई तो इसका मतलब इसकी कमी से कुछ प्रॉब्लम होगी। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड मेंटर देयर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, तो हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होता है
वो आपका क्या है? अगर ये क्वेश्चन आया तो हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सिमिलरिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड में केवल आप ये कह सकते हो कि मॉइटी सुगर, जो 5 कार्बन की चेन है, 4 तो चेन के अंदर है, एक बाहर है, उसमें हम केवल बेस कनेक्टेड होता है यह, ठीक है, शुगर से यह बेस कनेक्टेड होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड वह है जिसमें बेस के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी कनेक्टेड हो जाता है, तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी कि पहले कार्बन पर बेस होता है, इसमें पहले पर बेस होता है और 5वें पर फॉस्फेट जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको बताना है, और इसमें तो ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, सबसे अच्छा है। द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सप्लेन। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इसके लिए आप क्या करोगे, आप किसी बायो के टीचर से, जो भी आपके होंगे, उनसे एक बार इसको जरूर समझ लेना। क्यों? क्योंकि इसलिए समझ लेना क्योंकि वो आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बता देंगे। अच्छा, हम क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन को सीबीएसई बड़ा अच्छा मानता है और इसको कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल? ये क्वेश्चन आपको लास्ट में बताया गया था, एमटीआर, वो आपको लिखना है। राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। अभी हमने आपको इसके बारे में बताया था, पीछे एक पैराग्राफ पढ़ाया था, वहां पर ये बातें पूरी की लिखी हुई, इसके बारे में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन हमने क्लिक किया यहाँ पर कि आप इसे बायो के टीचर से जरूर समझ लें अपने, ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ है, इसका आंसर भी लिखा है बुक में, लेकिन आप शायद समझ ना पाएंगे क्योंकि बायो से ज़्यादा रिलेट करता है। तो एक बार किसी भी आप बायो के टीचर से क्वेश्चन जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो यहाँ पर हमने बताया वो समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चैप्टर पूरा समझाने पढ़ाने में कुल मिलाकर 10 मिनट समय लगा, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग 10 मिनट में डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिए कि चैप्टर टफ नहीं है, कठिन नहीं है, बस सवाल इसका है कि आपने इस पर काम कितना किया है। और अगर आपने काम अच्छा किया होगा तो आप देख रहे होंगे कि हम जितनी देर से बोल रहे थे वो आपको पूरी की पूरी बात हमारी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब सवाल इस बात का है कि हमें क्या करना है। हमें काम ये करना है बेटा कि इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको केवल पढ़ना नहीं है, इसको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। बायोमोलिक्यूल पूरा का पूरा आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ डालिए और इसको कर लीजिए। उसके बाद आपके पास अगर कोई बुक हो, जैसे कि पीवाईक्यू आप रखे हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आप रखे हो, तो वो पीवाईक्यू से आप चैप्टर वाइज अगर पीवाईक्यू रखे हुए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज आती है, आप उससे इसके एक एक क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको एक बार रीड कर डालिए। जैसे ही आप रीड करेंगे आपके अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये बायोमोलिक्यूल तो बड़ा जानदार चैप्टर है और इस बायोमोलिक्यूल के हर एक छोटी बड़ी चीज हम आसानी से समझ ले गए हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल समझने में, पढ़ने में हर तरह से आपको फायदेमंद हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे पढ़ लेंगे। बायोमोलिक्यूल बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बस सवाल इतना है कि आपका इस कंसंट्रेशन इस चैप्टर पर कितना है। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा आप समझेंगे, जितनी एनसीईआरटी की अच्छी रीडिंग लगाएंगे, आपके लिए उतना ही यह प्लस पॉइंट है बायोमोलिक्यूल। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एज सच अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर इन्फॉर्म हमें कर सकते हैं और अगर हमें ज़रूरी समझ में आएगा तो हम उस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर अपलोड कर देंगे। अब सवाल है कि इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे पास जो भी कंटेंट अभी आगे के पेंडिंग है, हम उनमें से कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो देखता हूँ, कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा, डी-एन-डब्ल्यू ब्लॉक पढ़ा सकता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पढ़ा सकता हूँ, कोई भी चैप्टर जो भी अमीन पढ़ा सकता हूँ, इन 4 में से कोई चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे और कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज तक की क्लास में बताई हुई सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चैप्टर बहुत अच्छा है, 7-8 नंबर बेहिचक दे करके जाएगा, तो निश्चिंत होकर के आप इस पर काम करें, फोकस बनाए रखें और पढ़ाई पर कंसंट्रेट रहें।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद आपकी जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो जानी चाहिए। रही बात, इसमें कुछ इंटेक्स क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आप एक बार इंटेक्स क्वेश्चन रीड कर डालिएगा। इंटेक्स क्वेश्चन जो भी दिए, एक्सरसाइज कर लिए तो इंटेक्स में क्या रखा हुआ। टेक्स्ट के भी क्वेश्चन आप जरूर रीड कर लीजिए, टेक्स्ट के क्वेश्चन करेंगे थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और लगभग हमने आपका एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जितनी भी चीज़ें इसमें दिखाई गई सब हमने आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए लेक्चर में, नए क्लास के साथ और नए चैप्टर के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।